वेलकम बच्चों, स्टूडेंट्स, in this another lecture of reproductive system. In the last class we were discussing about important points related to reproductive system in vertebrates and invertebrates. Let's have a look कि हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं. तो माइट बी अवेयर कि मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस सभी एनिमल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, कोई ख़ास इंपॉर्टेंस उसमें नहीं थी. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया था आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल से रिलेटेड कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनका ओरिजिन एक्स्ट्रागोनेडल है एंड आफ्टर दैट दे माइग्रेट इनटू द टेस्टिस. इसके अलावा हमने oogenesis में पढ़ा, उसकी ग्रोथ फेज के बारे में हमने डिस्कशन किया कि oogenesis की जो ग्रोथ फेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है और हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रीवाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस. देन मैंने उसी समय आपको लैम्ब्रश क्रोमोसोम और एक और स्ट्रक्चर इन्फॉर्मोसोम्स के बारे में भी बताया कि व्हाट आर इन्फॉर्मोसोम्स. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ yolk एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk. तो हमने दो तरह के एग्स उस समय डिस्कस किए, आइसोलेसितल यानी कि होमोलेसितल जिनमें yolk इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हिटरोलेसितल जिनमें yolk अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और जो हिटरोलेसितल एग्स हैं उनके वापस हमने तीन टाइप्स देखे थे, टीलोलेसितल, डिस्कॉइडल एंड सेंट्रोलेसितल. टीलोलेसितल एग्स जो हैं पर्टिकुलरली जिनमें मीजोलेसितल एग्स होते हैं वही टीलोलेसितल होते हैं, एग्जाम्पल एम्फीबिया. डिस्कॉइडल में आपको बताया गया कि पूरे एग में yolk भरा रहता है और जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो एनिमल पोल पे एक स्मॉल डिस्क की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे डिस्कॉइडल एग्स भी कहते हैं. और एग्जाम्पल बताया था मैंने बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस. फिर हमें सेंट्रोलेसितल एग्स के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया. ये इंसेक्ट्स में होते हैं जिनमें yolk बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए हम इन्हें सेंट्रोलेसितल एग्स कहते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल. एंड ऑन दैट बेसिस दो तरह के एग्स होते हैं, क्लेडोइक एग्स और नॉन क्लेडोइक एग्स. जो टेरेस्ट्रियल एग लेइंग एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर सूखे में ड्राई प्लेस में अंडे देते हैं उनमें एक शेल होता है और ऐसे एग्स को हम क्लेडोइक एग्स कहते हैं. और जो पानी में अंडे देते हैं या फिर जो विवीपेरस होते हैं अंडे देते ही नहीं तो उनके एग्स पर भी शेल नहीं होता है, तो उन्हें हम नॉन क्लेडोइक एग्स कहते हैं. नॉन क्लेडोइक एग्स के एग्जांपल ह्यूमन, एम्फीबियंस, इकाइनोडर्म्स, ये सब उसी में आए. आज बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा सा एग मेम्ब्रेन्स के बारे में. तो जो नॉर्मली हमारा हमारा ओवम या जो oocyte होता है उसके ऊपर कुछ एनवलप्स और होते हैं और उन एनवलप्स को हम एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं. और हमें ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. द ओवम इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय सम मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एग मेम्ब्रेन्स या फिर हम उन्हें एग एनवलप्स कहते हैं. तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि कभी हम वर्ड यूज़ करते हैं ओवम, कभी वर्ड यूज़ करते हैं एग. तो एग और ओवम में क्या फ़र्क है? फंडामेंटल डिफरेंस ये है बच्चों कि जो ओवम है और उसके चारों ओर जो सराउंडिंग एग मेम्ब्रेन्स होती है उनको मिला के हम एग कहते हैं. तो यानी कि अगर मैं एग के ऊपर से जो एक्स्ट्रा एग मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स को मैं हटा देता हूँ तो फिर जो एंड में हमारे पास बचेगा लास्ट में वो हमारा ओवम होता है. तो ये इस तरह से एक मैंने इक्वेशन सॉर्ट ऑफ बना लिया है यहाँ. तो आप ध्यान रखें कि एग मीन्स ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन्स. अब बच्चों ये जो एग्स होते हैं और इनके ऊपर जो एग मेम्ब्रेन्स होती है ओवम के ऊपर, ये बेसिकली तीन टाइप की होती है एग मेम्ब्रेन्स. एक होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, एक होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स और एक होती है टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स. फ़र्क क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर ओवम के चारों ओर जो एग मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज सिंथेसाइज्ड बाय ओवम इटसेल्फ, ओवम खुद ही बना के सिक्रीट करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं. और अगर एग के चारों ओवम के चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स है वो ओवरी से बनती है ना, ओवरी में कुछ सराउंडिंग सेल्स होती है, नर्स सेल्स होती है, वो सेल्स अगर ओवम के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन बनाती है तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं. और एक होती है टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स की ओवुलेशन के बाद जब ओवम ओवरी से बाहर निकल जाएगा
और फिर ओविडक्ट या यूट्रस या वेजाइना से होके यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से वो बाहर निकलता है, और मीनवाइल अगर उसके ऊपर कोई एग मेम्ब्रेन बाद में बनाई जाती है तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं है कि जो सबसे अंदर वाली होगी वो प्राइमरी है, जो बाहर वाली होगी सेकेंडरी, और सबसे बाहर वाली, ये भी आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें अच्छे से कि किस हर ओवम पे तीनों की तीनों मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ओवम है, उसने अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन बना ली, कोई सी भी बना ली, और वो जो भी मेम्ब्रेन बनेगी वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी, और उसके चारों ओर ओवरी से कोई सी भी मेम्ब्रेन नहीं बनाई गई, और उसके बाद उसका ओवुलेशन हो गया, और जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से पास होगा तो उस समय फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन बन गई, तो अब वो जो मेम्ब्रेन होगी वो टर्शरी एग मेम्ब्रेन होगी। तो नाउ योर ओवम इज सराउंडेड बाय ओनली टू मेम्ब्रेन्स, वन इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड देन डायरेक्टली देर इज ए टर्शरी एग मेम्ब्रेन, है ना। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर करके रखें कि ऐसा नहीं है कि एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद टर्शरी एग मेम्ब्रेन होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि तीनों की तीनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, और किसी भी मेम्ब्रेन को प्राइमरी कहेंगे कि सेकेंडरी कहेंगे कि टर्शरी कहेंगे, ये भी डिपेंड करेगा कि वो मेम्ब्रेन बनी कहाँ से है, किसने बनाई है। अगर ओवम खुद बना रहा है तो हम उसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहेंगे। ओवरी से जो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बनाई जा रही है, जो ओवरी में सेल्स होती है, सराउंडिंग सेल्स ओवम के चारों ओर, वो अगर किसी मेम्ब्रेन को बनाती है तो उसको हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहेंगे। एंड वाइल द ओवम पास थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर ओवुलेशन, दैट दोज मेम्ब्रेन्स विल बी कंसिडर्ड एज टर्शरी एग मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, ओवम के चारों ओर होती है। और जैसे मेमेलियन एग में हमें पता है कि एक जोना पेल्यूसिडा जेली जैसी लेयर है, तो दैट जोना पेल्यूसिडा इज सिंथेसाइज्ड बाय ओवम इटसेल्फ, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वही बनाता है, तो इसलिए जोना पेल्यूसिडा इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और इसी तरह से देयर इज अनदर जोना रेडिएटा। बच्चों ये जोना कोरोना रेडिएटा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, जोना रेडिएटा। और ये कुछ फिशेज में होता है, शार्क्स में होती है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये शार्क्स जो होती है उनमें ये जोना रेडिएटा होती है, और दैट इज़ अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ओके, देन अब जैसे हम बात करते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स की, इसमें पहला एग्जांपल है कोरोना रेडिएटा। तो ह्यूमन के एग में हमने देखा है कि जोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर है। अब वो ग्रेन्युलोसा सेल्स कहाँ से आती है बच्चों? वो ग्रेन्युलोसा सेल्स ओवरी में ही प्रेजेंट थी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कोरोना रेडिएटा जो होगा उसको हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे, बिकॉज मेमेलियन एग्स में जो कोरोना रेडिएटा है वो फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स से बनी होती है, एंड द सोर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स आई कहाँ से? वो तो ओवेरियन सेल्स थी, ओवरी से बनती है, एंड दैट इज़ वाई कोरोना रेडिएटा इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इसी तरह से अगर हम इंसेक्ट का एग देखें, ये मेरे पास एक इंसेक्ट, ये यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, हम इसको देख सकते हैं। इंसेक्ट एग ध्यान से देखें, देखिए ये तो इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और ये जो ग्रे कलर की है ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। भाई हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जहाँ तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक तो ये हमारा ओवम है, और अब इस ओवम के बाहर जो भी मेम्ब्रेन्स होगी वो उसकी एग मेम्ब्रेन्स कहलाई जाए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ ओवम इटसेल्फ। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, एक ये ग्रीन कलर की जो है ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। इंसेक्ट्स में भी होती है, फ्रॉग में भी होती है, स्टारफिश जो इकाइनोडर्म्स वगैरह होते हैं उनमें भी इस तरह की एक विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। और जब कभी भी विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है किसी भी एनिमल में, वो हमेशा ओवम से ही बनती है। तो ऑल विटेलाइन मेम्ब्रेन्स इन ऑल टाइप ऑफ एग्स जहाँ कहीं पर भी है वो हमेशा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव कोरियन। तो ये क्या है बच्चों? एक काइटिन से बनी हुई लेयर है, वो काफ़ी थिक भी होती है और हार्ड भी होती है ये, बट क्योंकि ये ओवरी से बनती है, उनकी ओवरी में ही बनेगी ये कोरियन, एंड दैट्स वाई द कोरियन इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंडरी। और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है इट इज़ कंसिडर्ड एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अब इनमें टर्शरी एग मेम्ब्रेन नाम की कोई तीसरी मेम्ब्रेन नहीं होगी। अच्छा आप ये देखो, इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे ना, क्योंकि बाहर कोरियन होता है
और कोरियन हार्ड है तो स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो ऐसे में कोरियन में एक यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग है जहाँ से स्पर्म अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एंटर कर सकता है, और इस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। हाँ बच्चों, और आप देखो खूब सारा योक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक ये पॉलीलेसिथल एग्स होंगे। करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक ये पॉलीलेसिथल हो जाएंगे। और योक डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है बच्चों, सेंटर में पड़ा हुआ है सारा, है ना। तो ऐसे में ये सेंट्रोलेसिथल एग्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, है ना। तो ये इंसेक्ट के एग इस तरह से होते हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक ये एम्फीबियन एग भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम देखना चाहेंगे। बट बिफोर एम्फीबियन एग थोड़ा सा एक बार टर्शरी एग मेम्ब्रेन के एग्जांपल भी देख लें हम। ये कोरियन तो मैंने आपको बता दिया किन में होती है, कोरियन इंसेक्ट्स एग में होती है, और कोरोना रेडिएटा ह्यूमन में है तो मैमल्स में हो जाएगी। इधर ये जोना पेल्यूसिडा भी मैमल्स में है, और विटेलाइन मेम्ब्रेन तो सभी जगह होती है, जहाँ पे भी होगी वो हम देख लेंगे। देन वी कम टू द टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स। क्या लिखा है बच्चों, सिंथेसाइज्ड बाय फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट लाइक यूटरस, ओविडक्ट, इवन वेजाइना भी हो सकती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें एक तो जेलीकोट इन एम्फीबिया, शेल एंड शेल मेम्ब्रेन्स। तो शेल एंड शेल मेम्ब्रेन्स जो है बच्चों ये बर्ड्स में होती है। अब हम बर्ड्स के एग को भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं थोड़ा फ्रॉग का एग डिस्कस कर लेता हूँ। फ्रॉग के एग में देखिए आप, ये सबसे अंदर की तरफ जो ग्रे कलर की हो गई, ये तो बच्चों इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप किसी को बताओ नहीं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम ऊलेमा भी कहते हैं। करेक्ट, ऊलेमा, है ना। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की हो गई ये विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, विटेलाइन मेम्ब्रेन हो जाएगी। बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये हमेशा होगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, तो इसे हम पेरी विटेलाइन स्पेस कहते हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो थिक ब्लू कलर की हमको दिखाई दे रही है ये इसकी एक और लेयर है, ये जेली कोट है। तो जेली जो होती है वो बच्चों टर्शरी एग मेम्ब्रेन है, और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो तो मैंने आपको पहले बताया हमेशा ही प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ही होती है। फिर ये देखो ये बहुत सारा यॉक है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो अमाउंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक ये मीजोलेसिथल हो जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इस एक पोल पर सारा है दूसरे पोल पर यॉक नहीं है, तो ऐसे एग्स को हम मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल कहेंगे, टीलोलेसिथल। अच्छा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है बच्चों कि मैंने आपको बताया ही है कि हम दो पार्ट में दो हम पोल बना सकते हैं। जिस पोल पर यॉक होगा उस पोल को हम वेजिटल पोल कहेंगे, और जिधर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एनिमल पोल कहेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉग के एग में ध्यान से देखना आप, ये जो ग्रे कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी इसको थोड़ा सा हम ये देखिए, ये यहाँ जो मैं इसकी ग्रे कलर की हमको दिखाई दे रही है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, है ना। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ठीक नीचे ये हमें कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बच्चों, हमको ध्यान रखना है कि ये मेलेनिन पिगमेंट की एक लेयर है, ये मेलेनिन पिगमेंट की एक लेयर है। अच्छा, ये जो मेलेनिन पिगमेंट की लेयर है ये पूरे एग में भी नहीं है। अगर मैं यहाँ एक बीच में हाइपोथेटिकल लाइन बना दूँ तो आई कैन डिवाइड द एग इनटू टू हाफ्स, है ना। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको ऊपर एनिमल पोल होता है ना बच्चों, इसलिए हम इसको एनिमल हेमीस्फीयर कहेंगे, एनिमल हेमीस्फीयर कहेंगे। और जो नीचे वाला हाफ है इसको हम
वेजिटल हेमीस्फीयर कहेंगे। अब समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको कि ओनली इन दिस एनिमल हेमीस्फीयर पार्ट, ऊपर की तरफ ये देखिए आप, यहाँ पे हमें ये एक मेलेनिन पिगमेंट की लेयर दिखाई दे रही। उससे होता क्या है बच्चों कि जो फ्रॉग का एग होगा वो ऊपर ऊपर से पूरा ब्लैक दिखाई देगा आपको, नीचे से नहीं, ऊपर से पूरा ब्लैक दिखाई देगा। यानी अगर आपके सामने उसको एग को ला के रख दें और आप उस एग को ऊपर से देखोगे तो वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, है ना, क्योंकि उसकी ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे मेलेनिन पिगमेंट की एक लेयर है। ये जो पिगमेंट की लेयर होती है ये ऊपर से आने वाली सनलाइट को प्रिवेंट करती है, पर्टिकुलरली यूवी लाइट को। तो ऐसे में क्या है, वो यूवी लाइट अंदर तक नहीं जा पाएगा और डीएनए को प्रोटेक्शन देता है इस तरह से। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बाद में आएगा, इस मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड, तो मैं बाद में थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करूँगा जब मैं आपको फ्रॉग में ग्रे क्रिसेंट के बारे में बताऊंगा। रेयर चांसेस होते हैं बच्चों, आते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेनी है, हमें तो पढ़ना है, सारा ही पढ़ना है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमको डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं होता है, कभी भी वो कुछ भी पूछ ले। तो एटलीस्ट जितना हमारे पास हमारे लिए पॉसिबल है उतना तो हम सारा पढ़ के जाएं। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभार हर 2-3 सालों में एक बार कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसको आपने कभी पढ़ा हुआ ही नहीं हो। ये डिपेंड करता है ना, हमारी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितना हम पढ़ के जा रहे हैं, जितना हम पढ़ेंगे, उसमें से आपके मोर देन 99% क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, तो ग्रे क्रिसेंट मैं थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको यहाँ पर 2 तरह के एग्स भी बना के बताए हैं। हाँ, रही बात, अभी मैं ये बर्ड के एग का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो बर्ड में तो हम जानते हैं कि सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है। तो वो जो शेल है वो उसकी जेनाइटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब ओवुलेशन हो जाएगा उसके बाद एग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उस समय फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से बनता है। तो वो जो शेल है, शेल मेम्ब्रेन्स भी होती है उसमें। आप कभी भी किसी बॉइल्ड एग को आप जो है उसका शेल तोड़ो, और शेल को जैसे आप शेल को तोड़ोगे तो उसके ठीक नीचे आपको 2 पतली सी मेम्ब्रेन्स दिखाई देगी। उन मेम्ब्रेन्स को हम शेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स का एग्जाम्पल है वो जो शेल मेम्ब्रेन्स होती है। ये सारे मैंने यहाँ पे टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स के बारे में बता रखा है आपको, है ना बच्चों। चलते हैं आगे, और अब हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन तो वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन वो मैंने ह्यूमन का पढ़ाया है। और आप ध्यान रखें, मैं अभी आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ देयर प्रोन्यूक्लियाई, है ना, ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस एंड डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में बेसिकली 4 इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। सबसे पहले दोनों जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से यूनाइट होते हैं, तो उसको सिनगेमी कहते हैं। उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसको हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो उसको हम कैरियोगेमी कहेंगे। और जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और उनके क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, उनकी इंटरमिंगलिंग हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल किंगडम। तो ये तो पूरा हमारा एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक लिस्ट बना ली है यहाँ पर। पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, याद करिए आप, मैंने साइकोन का डायग्राम बना के बताया था। और उनकी जो मिजोग्लिया है वहीं पर आर्कियोसाइट्स से आर्कियोसाइट्स में मियोसिस होती है और वहाँ पर एग बनता है। और ऑस्टिया जो होते हैं वहाँ से किसी आसपास पड़ोस में कोई दूसरा स्पॉन्ज है तो उसके स्पर्म्स निकल के आएंगे और वो ऑस्टिया से अंदर एंटर करते हैं और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इस तरह से। तो पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। आपको याद होगा उनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, एग्स पहले बनते हैं, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वो दोनों एग्स और स्पर्म्स साइमल्टेनियसली नहीं बनाते हैं, पहले वो एग्स बनाएंगे और कुछ समय बाद, कुछ
दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उनमें स्पर्म बनते हैं, तो साइमल्टेनियस सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सिलेंट्रेटा में फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और इनमें भी मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। प्लेटीहेलमिंथेस में इंटरनल होता है, क्रॉस या सेल्फ दोनों तरह का हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है प्लेटीहेलमिंथेस में। और उसके बाद जो अगला एस्केलमिंथेस है उनमें दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, भूलना नहीं है इन चीज़ों को आपको। देन कम टू द एनिलिडा। एनिलिडा में इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एनिलिडा में अर्थवर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अर्थवर्म का याद रखना है कि अर्थवर्म में जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, लेकिन ककून के अंदर होता है, आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द ककून। तो ये एनिलिडा में मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए बच्चों। इन अर्थवर्म जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी है, बट इनसाइड द ककून है, इनसाइड द ककून। करेक्ट। आर्थ्रोपोडा में तो बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा सभी में, क्रॉस फर्टिलाइजेशन वो अब तो क्रॉस ही होगा। जिनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स, हर्मेफ्रोडाइटिज्म खत्म हो गया, फिर यूनिसेक्सुअल में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो आर्थ्रोपोडा में सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ऑब्वियसली क्रॉस ही होगा। मोलस्का में एक्सटर्नल भी होता है फर्टिलाइजेशन और इंटरनल भी होता है, और इनमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। हेमिकोर्डेटा में भी एक्सटर्नल होगा और क्रॉस होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको याद होगा, उनमें क्लेस्पर्स होते हैं, तो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, इसलिए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि उनमें क्लेस्पर्स नहीं होते हैं। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन पानी में ही होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद रेप्टाइल्स और एवीज दोनों के ऊपर शेल होते हैं, अंडों के ऊपर हार्ड शेल होता है, तो इट इज़ ऑब्वियस है बच्चों की अगर शेल होगा तो कोई भी स्पर्म शेल को पेनिट्रेट तो नहीं कर सकता है ना, तो इनमें क्या है, कॉपुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन पहले अंदर ही हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट जो होगा वो उनके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जब वो माइग्रेट करेगा और बाहर आएगा, तो इस ड्यूरेशन में उनके ऊपर शेल और दूसरी जो मेम्ब्रेन है वो बाद में बन जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर कोई बर्ड है, कोई पिजन है और उसने एग ले किया है अपना, अभी रिसेंटली एग दिया है, तो जो बॉडी से अंडा बाहर आ रहा है वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग है। ओके। और मैमल्स में तो हम जानते ही क्योंकि इनमें विविपेरिटी होती है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओके। अच्छा, इधर मैंने एक नोट भी यहाँ डाल रखा है, देखिए आप। टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एनिमल्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्पर्म्स हैं वो एग तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए दे हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स। एट द सेम टाइम जो एग की साइज है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स लार्जर। क्या लिखा है, इन एडिशन 1000 टाइम लार्जर साइज ऑफ एग ऑल्सो इंक्रीजेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये चांसेस ऑफ को थोड़ा सही कर देना, एस को इधर ले लेना। तो व्हाट आई वांट टू से कि जैसे अब स्टार फिश है, एक मेल स्टार फिश है, एक फीमेल स्टार फिश है, पानी में पड़े हुए हैं दोनों, और एक ने एग रिलीज़ किया और दूसरे ने स्पर्म्स रिलीज़ किया, तो ये तो ऑब्वियस है बच्चों की एग का साइज़ बड़ा होगा तो स्पर्म के उसके साथ टकराने के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एग का बड़ा साइज़ होना भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स, कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ। नाउ कम टू, क्योंकि अब हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम पार्थिनोजेनेसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस? वी नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। प्लांट्स में तो काफ़ी कॉमन है पार्थिनोजेनेसिस, एनिमल्स में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एनिमल्स में फिर भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पार्थिनोजेनेसिस प्रेजेंट होती है। अच्छा बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस भी दो तरह की होती है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और एक आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। आप देखिए, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस भी दो तरह की होगी, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एरिनोटोकी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, वेरी सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग होगा वो हैप्लॉइड होगा, एग जो होगा वो एन होगा, हैप्लॉइड होगा, और इससे हमेशा
पार्थिनोजेनेसिस से मेल ऑफ स्प्रिंग ही बनेंगे, मेल ऑफ स्प्रिंग ही बनेंगे। कौन से प्रोसेस से? पार्थिनोजेनेसिस से। समझ गए आप? तो इसको तो कहेंगे हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस या एरिनोटोकी। इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो मेल ही होंगे, करेक्ट। और एग जो होगा वो हैप्लॉइड रहेगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं उसका। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो होती है इसमें एग जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। अब डिप्लॉइड कैसे हुए? वो बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड है। जब बनेंगे तभी वो डिप्लॉइड एग ही बनेंगे, इनमें मियोसिस होगी नहीं। और इन केस अगर मियोसिस होगी तो जो पोलार बॉडीज़ बनती है वो वापस एग के साथ ही फ्यूज़ हो जाएगी और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 2n हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में जो डिप्लॉइड एग्स होंगे, ध्यान रखना इसमें एग जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। और डिप्लॉइड एग्स से बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी पार्थिनोजेनेसिस से इसमें फीमेल बनेगी फिर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ थैलिटोकी। एरिनोटोकी और थैलिटोकी भी कहते हैं। तो कि पार्थिनोजेनेसिस से मेल बन रहे हैं, हैप्लॉइड मेल बन रहे हैं, इसको हम एरिनोटोकी कहेंगे। और पार्थिनोजेनेसिस से फीमेल बन रही है और डिप्लॉइड एग होंगे उससे फीमेल बनेंगी, तो इस प्रोसेस को हम थैलिटोकी कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस यहाँ लिखा हुआ है। तो हम चाहें तो कुछ एनिमल्स में लेबोरेटरी कंडीशन में आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर लेबोरेटरी पर्पस। और इसमें हो सकता है एम्ब्रियो बनता है पर वो एम्ब्रियो ज़्यादा वायबल नहीं होगा, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज तक जाएगा, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट इनमें होता नहीं है, ये डीजनरेट हो जाते हैं बच्चों। तो जस्ट एक बार उसमें एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा, पर कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनेगा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में, ध्यान रखें आप। और आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? तो अगर आप अंडे को डाइल्यूट सॉल्यूशन रखें, KCl पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखें, तब भी उसमें पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस हो सकती है। या आप उसमें थोड़ा स्पेलिंग गलत है, उसमें रेडिएशन डालें, उसको इरेडिएट करें, तो उससे भी उनमें पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस हो सकती है। या आप उनको टेम्परेचर शॉक दो, मतलब थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए एकदम से हाई टेम्परेचर पर ले जाके वापस लो टेम्परेचर लाओ, इस तरह के अगर टेम्परेचर शॉक्स दोगे तब भी उनमें ब्लास्ट क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है आगे और ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बनने लग जाता है। तो these are the टाइम मेथड्स बाय विच वी कैन इंड्यूस आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। और एक और हमारे पास तरीका है कि बाई प्रिकिंग द एग बाई ब्लड डिप्ड नीडल। तो हम किसी एनिमल के ब्लड में नीडल को पहले भिगो के डिप करके और उस नीडल से फिर किसी एग को प्रिक करेंगे, मेंढक का हो या किसी का भी, तो इस तरह से उसके अंदर ही पार्थिनोजेनेसिस शुरू हो सकती है। दीज आर द 4 मेथड्स, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक ख़ास बात ज़रूर है कि जब हम पार्थिनोजेनेसिस पढ़ें और हनी बी को डिस्कस नहीं करें तो ये बड़ी जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो हम थोड़ा सा हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हनी बी में जो क्वीन होती है ऑब्वियसली फीमेल होगी वो, है ना, और वो डिप्लॉयड होती है। ये क्या है कि एग्स, इसका मेन काम ही एक ही है कि ये हमेशा एग प्रोड्यूस करती रहती है। तो और इसके जो एग्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड एग्स ही होंगे। तो मियोसिस से ये एग्स बनाती है और जो एग्स होंगे वो आपको ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड होंगे। मैंने एन लिख लिया है यहाँ पे, है ना। तो ये हैप्लॉइड एग्स हैं। अब क्या होता है बच्चों कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक मेल ले लेते हैं और हम जानते हैं कि जो मेल होते हैं उनको हम ड्रोन कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि जो मेल होते हैं ना वो हैप्लॉइड ही होते हैं और वो बिना मियोसिस के, क्योंकि वो खुद ही हैप्लॉइड हैं पहले से। और अगर उनमें मियोसिस होगी तो जो स्पर्म्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो होना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि विदाउट मियोसिस वो स्पर्म्स बनाते हैं। तो ये देखो, ड्रोन ने क्या बनाया, स्पर्म्स बनाए, मेल गैमिट बने, और ऑब्वियस है कि ये जो गैमिट होगा ये हैप्लॉइड होगा और ये हमारे पास एक हैप्लॉइड एग है। और दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी ये तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है, और इस फर्टिलाइजेशन से 2n जाइगोट जो बनेगा हमारा, अब ये जो जाइगोट होगा आगे जाके डेफिनेटली फीमेल में ही कन्वर्ट होने वाला है बच्चों। लेकिन अब एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो हमारा जाइगोट बना और इस जाइगोट से आगे जाके लार्वा बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इस लार्वा को क्या खिलाते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर इस लार्वा को सिंपल हनी और पोलन वगैरह खिलाया गया तो फीमेल बनेगी और वो वर्कर होगी, फीमेल बनेगी, वर्कर होगी और वो स्टेराइल होगी। वो आगे जाके ये ऐसी फीमेल होगी जो आगे जाके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, मतलब ये क्वीन नहीं बन सकती बच्चों, सिर्फ इसका छत्ते में उस हाइव में एक ही काम रहेगा, काम करना है बस इसको सारा। ऑन द अदर हैंड, अगर उस लार्वा को एक न्यूट्रिशियस फूड होता है, रॉयल जेली कहते हैं उसको, अगर उसको रॉयल जेली खिलाई गई तो वो फीमेल बनेगी, वो क्वीन होगी और वो फर्टाइल होगी। तो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डिसाइड होगा कि आगे जाके वो क्वीन बनेगी कि वो वर्कर बनेगी, और ये सारा उसकी डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है ना। इसमें हमने देखा कि एक क्वीन है वो खुद डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और वो मियोसिस से हैप्लॉइड एग्स बना रही है, उधर भी हैप्लॉइड एग बना, इधर भी ये हैप्लॉइड एग बना। अब अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे, कोई मेल आया ड्रोन और उसने क्वीन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और अपने स्पर्म्स क्वीन की बॉडी में डिपॉजिट कर दिए, तो क्वीन क्या करेगी कि अपने कुछ अंडों का तो उस स्पर्म्स से फर्टिलाइजेशन करेगी, तो 2n जाइगोट बनेगा, उससे फिर आगे लार्वा बनेगा, ऑब्वियसली 2n होगा, और उस लार्वा से अब आगे जाके या तो वर्कर डेवलप फीमेल बनेंगे। अब वो फीमेल वर्कर भी हो सकती है और वो फीमेल क्वीन भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा उसकी डाइट के ऊपर। अगर उसको नॉर्मल हनी खिलाया गया, पोलन खिलाया गया, ब्रेड बटर पे काम चलाया, बेचारी को कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दी, तो वो आगे जाके वर्कर बनेगी, फीमेल बनेगी और वो स्टेराइल होगी। लेकिन अगर उसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, तो फिर वो फीमेल जो होगी वो क्वीन बनेगी आगे जाके और फर्टाइल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इधर देख लो आप कि ये जो हैप्लॉइड एग है इसका फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं। विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑब्वियसली पार्थिनोजेनेटिकली, तो ये फिर आगे जाके विदाउट फर्टिलाइजेशन इससे डेवलपमेंट तो जाइगोट तो बनेगा ही नहीं, तो इससे आगे जाके हैप्लॉइड मेल बनेंगे, और वो जो हैप्लॉइड मेल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्रोन कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हनी बी में मेल कैसे बनते हैं और हनी बी में फीमेल कैसे बनती है, और फीमेल में भी क्वीन कैसे बनती है और वर्कर कैसे बनती है, ये समझ में आ गया होगा। हनी बी में कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं है बच्चों, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलता है और साथ ही साथ उसमें एसेक्सुअल ये पार्थिनोजेनेसिस भी चलता है। वैसे हाँ, अब ये एक वर्ड आ ही गया, हमसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्थिनोजेनेसिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने, तो एज़ पर डेफिनेशन जो है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट होने चाहिए और एक उनका फ्यूजन होना चाहिए और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनना चाहिए। अब अगर डिप्लॉइड जाइगोट नहीं बन रहा है तो फिर बाकी जितने भी रिप्रोडक्शन होंगे उनको हम सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर कर देंगे। तो इवन पार्थिनोजेनेसिस विल बी कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ाया और पर्टिकुलरली हनी बीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो इसमें से आप कुछ भी चूके नहीं, अच्छे से अपने नोट्स भी बना लें, ये फ्लो चार्ट बना के रखें आप। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब हो चुका है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्लीवेज। तो डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, रैपिड माइटोटिक
cell division in zygote is called cleavage divisions। ठीक है बच्चों, जो रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं उन्हें हम क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि जो क्लीवेज डिविजन्स हैं उनमें इंटरफेज भी होगी और एस फेज भी होगी, माइटोटिक डिवीजन की तरह ही है, पर यह है कि जो G1 और G2 होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। एस फेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन तो पूरा चलेगा, लेकिन ये है बच्चों की जो G1 और G2 होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, G1 एंड G2 इज़ रिड्यूस्ड। सेल साइकिल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट आपको और ये ध्यान रखना है कि जो क्लीवेज डिवीजन होगा उसमें जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे, एक से पहले जाइगोट से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से। तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो साइज ऑफ सेल्स है वो बच्चों धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, जो हमारा एग होता है, हमारा जो जाइगोट होता है वो तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद एक डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, तो दोनों सेल्स की जो साइज़ होगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। फिर 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे जो सेल्स की साइज़ होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें न्यूक्लियस, जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशो जो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। सीधी सी बात है बच्चों कि जितनी भी डॉटर सेल बनेगी उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका क्योंकि साइज़ छोटी होती जा रही है सेल्स की, तो उनका जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम अपॉन साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो जितनी भी डॉटर सेल्स बनेगी उनमें सब में न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, पर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए ये जो रेशो है न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स भी जिसे हम कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। करेक्ट बच्चों। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है, रेट ऑफ क्लीवेज डिविजन्स जो होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही रीज़न है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो अपने एग्स का इंक्यूबेशन करते हैं, उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर बैठे रहने से ये तो वो थोड़े वार्म रहते हैं, वार्म रहेंगे तो उनके अंदर जो क्लीवेज डिविजन्स हैं और आगे के जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट रहेगा। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेट ऑफ क्लीवेज जो है इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, क्योंकि एग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्लीवेज डिवीजन जो होंगे वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। तो हमें ये भी इसमें ध्यान रखना है। एंड देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस एग में जितना ज़्यादा योग होगा तो उसमें योग वाले एरिया में क्लीवेज डिविजन्स नहीं होंगे। फिर जिस एरिया में एक्टिव साइटोप्लाज्म एनिमल पॉल पर पड़ा रहता है, तो हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट जो रैपिड सेल डिवीजन होंगे, जो क्लीवेज डिविजन्स होंगे, वो सारे एक्टिव साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होंगे। जिस पार्ट में योग पड़ा रहेगा, योग भरा हुआ है, वेजिटल पॉल जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर क्लीवेज डिविजन्स या तो नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज डिविजन्स जो होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। चलो बच्चों, कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम क्लीवेज से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, तो जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सिंपल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, कि जैसे ये हमारे पास कोई एग है, ओके, और अगर जो पहला सेल डिवीजन है, हम जानते हैं कि बच्चों इसको हम एनिमल पोल कहेंगे, इसको हम वेजिटल पोल कहेंगे। अब अगर कोई ये जो जाइगोट है ये बेसिकली, और ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है, बीच में से एकदम डिवाइड हो रहा है यूँ इस तरह से, ये देखो, तो ये जो हमारा प्लेन होगा
इसको हम इसे हम जो है मेरीडियोनल प्लेन कहेंगे, मेरीडियोनल प्लेन कहेंगे, मेरीडियोनल प्लेन। क्या होता है ये मेरीडियोनल प्लेन? वेरी सिंपल कि व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पास थ्रू द एनिमल वेजिटल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ द एग। देखो ये जो हमारे पास एक लाइन है, ये जो लाइन हो इसको एनिमल वेजिटल एक्सिस कहेंगे हम, और ये यहाँ पे हम जानते हैं कि इसमें सेंटर भी है यहाँ पर। तो अगर क्लीवेज बिल्कुल एक वर्टिकली बीच में से डिवाइड हो रहा है तो इस प्लेन को हम मेरीडियोनल प्लेन कहेंगे, और रिजल्ट क्या होगा? दो इक्वल ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे हमको इस तरह के, एक ब्लास्टोमियर ये बनेगा और दूसरा ब्लास्टोमियर ये बनेगा, दोनों का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आया समझ में बच्चों आपको? तो इस तरह के प्लेन को हम, जो बिल्कुल यहाँ बीच में से गया था, उसे हम मेरीडियोनल प्लेन कहते हैं। और हाँ, अगर कोई जो है इधर से ऐसे वर्टिकली कट गया है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो इन दो प्लेन्स को हम वर्टिकल प्लेन कहेंगे, वर्टिकल प्लेन्स कहेंगे। यानी कोई भी क्लीवेज का प्लेन जो मेरीडियोनल प्लेन के राइट में या लेफ्ट में होगा, उन प्लेन्स को हम वर्टिकल प्लेन्स कहेंगे। तो सिंपल है, कोई कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारे पास कोई एग है, और अब ये बीच में इस तरह से डिवाइड हुआ है, एकदम इक्वेटोरियल से होकर ये हुआ है बिल्कुल बीच में, और एग को दो ब्लास्टोमियर बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दोनों का जो साइज़ है ये थोड़ा सा है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर चला गया, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये देखिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो इस प्लेन को हम इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। ठीक है बच्चों? और अगर कोई प्लेन यहाँ से है या यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स कहेंगे। समझाऊँ मैं आपको? थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो, जैसे ये हमारे पास कोई एग है, ठीक है बच्चों, और मैं आपको बताऊं कि पहला डिवीज़न ऐसे गया मेरीडियोनल, तो रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि जो हमें दो ब्लास्टोमियर मिलेंगे इस तरह से। समझ गए आप? ये कौन सा प्लेन था? ये मेरीडियोनल प्लेन था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अगला प्लेन है बच्चों, वो क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ नहीं हूँ, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो हमारा फर्स्ट प्लेन है मेरीडियोनल प्लेन, अभी जो मैंने यहाँ पे ये बताया है आपको, ये वाला जो प्लेन मैंने आपको बताया, येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो बच्चों, ठीक इसके परपेंडिकुलर ऊपर से ही चलेगा, ऊपर ही होगा। यानी सीधी सी बात है कि जैसे आप अपने सामने एक एप्पल रखो, उस एप्पल को आप बीच में से दो पार्ट में एक बार आपने डिवाइड कर दिया, अब जो दो हाफ मिले हैं उनको आप पकड़े रहो और उनको 90 डिग्री से रोटेट करो आपके सामने, और फिर बीच में एकदम बीच में से एक और कट लगाओ, तो आपको 4 स्लाइसेस मिल जाएगी। उसी तरह से ये जो हमारा प्लेन है ना। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग। इस समय आप इस एग को लेटरल साइड में से देख रहे हो, है ना। अब मान लो आप इसको ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखने के लिए मैं नीचे एक डायग्राम और बना रहा हूँ। ये ऊपर से देख रहे हो आप इस बार, और अभी जो कट लगा है वो ऐसे लगा है, अब जो दूसरा लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो 1 2 3 4 स्लाइसेस मिल जाएगी आपको। आया समझ में आपको? तो ये प्लेन भी मेरीडियोनल माना जाएगा और ये भी मेरीडियोनल माना जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। आया समझ में आपको? इस डायग्राम नंबर 1 और इस डायग्राम नंबर 2 में क्या फ़र्क है बच्चों? डायग्राम नंबर 1 आप जो है साइड में से देख रहे हो, लेटरल साइड में से, और डायग्राम नंबर 2 में जो है इस फर्स्ट वाले एग को आप टॉप से देख रहे हो। अगर टॉप से देखते हो तो ये देखो, तो अब मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा कट सेकंड क्लीवेज हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? एक को कहेंगे फर्स्ट क्लीवेज और इसको कहेंगे हम सेकंड क्लीवेज। तो जैसे ही सेकंड क्लीवेज होगा, तो सेकंड क्लीवेज के बाद 2 की जगह 4 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये दोनों डिवीजन कैसे रहे? ये दोनों डिवीजन जो है मेरीडियोनल प्लेन्स थे, करेक्ट।
क्योंकि ये एनिमल वेजिटल एक्सिस से गए और सेंटर से होके गए। उसके बाद अगर ये यहाँ से बीच में से डिवाइड होता है तो हमें टोटल 4 ब्लास्टोमियर मिलेंगे। एक, और ये देखो ऊपर भी हमको इस तरह से 4 मिल जाएंगे और नीचे भी हमको 4 मिल जाएंगे। नीचे का चौथा दिखाई नहीं देगा, वो बैक साइड में हो गया। आया समझ में आपको? तो इस बार ये कैसे कटा, ये ऐसे कटा। ये कौन सा प्लेन माना जाएगा? क्योंकि ऊपर वाले ब्लास्टोमियर और नीचे वाले ब्लास्टोमियर जो हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, तो ऐसे में इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। तो थर्ड क्लीवेज कौन सी हो गई इसमें? थर्ड क्लीवेज हमारी इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इक्वेटोरियल क्लीवेज हो गई। तो ये ऐसे थोड़ा सा आपको समझना है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको समझाऊं कि जैसे इधर बात करें और ये यहाँ से नहीं कटा और यहाँ से कट गया, तो फिर ऐसे में आपको ऊपर के जो 4 ब्लास्टोमियर होंगे वो छोटे बनेंगे और नीचे के जो 4 ब्लास्टोमियर होंगे वो थोड़े से बड़े बन जाएंगे इस तरह से। तो अब की बार ये कौन सा प्लेन हो गया? ये वाला। तो ये इस बार इक्वेटोरियल नहीं हुआ, इक्वेटोरियल से ऊपर का प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये देखो मैंने बताया आपको कि अगर एकदम बीच में से कटता है तो उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे, या ऊपर से कट जाए, नीचे से कट जाए तो इनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्लीवेज के ये कुछ प्लेन्स हो गए। 4 तरह के प्लेन मैंने आपको बताया, मेरीडियोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन्स, और उसके बाद एक इक्वेटोरियल प्लेन, और एक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में भी बताया। ओके, दीज आर द टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक? है हमारा प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। अब मैं आपको बात करेंगे हम, और मैं बताऊंगा अब आपको पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, इसमें बच्चों कि जो हमारा जाइगोट होगा, अब मैं इसको क्या डायग्राम बना के ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि गिने चुने हमारे पास रेयरली कभी कभार कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, और हमें पता है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो जो जाइगोट है, हम जानते हैं कि जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होंगे, और उन क्लीवेज डिविजन्स से पहले तो मोरूला बनेगा। 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है उसको मोरूला कहते हैं, और मोरूला के बाद फाइनली ब्लास्टुला बन जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये जो ब्लास्टुला है इसकी सिमेट्री कैसी होगी, और उसी के बेस पर हमारे पास ये पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज है। अगर मोरूला और ब्लास्टुला जब बनता है और उसकी सिमेट्री रेडियल है, तो बेसिकली इस तरह की क्लीवेज को हम वेरी सिंपल रेडियल क्लीवेज कहेंगे। और रेडियल क्लीवेज के जो एग्जांपल्स आपको हैं वो ध्यान रखना है कि सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया में रेडियल क्लीवेज होती है बच्चों। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ड्यूटेरोस्टोमिया किनको कहते हैं? जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है उनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, जो ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जाम्पल है वो एक तो है हेमिकोर्डेटा, एक इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये तीनों ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं, और इनमें जो क्लीवेज होगी वो मोस्टली जो है रेडियल क्लीवेज होगी। कुछ एक्सेप्शन होगा तो वो मैं भी आपको बता दूंगा। दूसरा जो है वो बाई रेडियल क्लीवेज, और बाई रेडियल तो आपको पता ही होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरा, क्योंकि टीनोफोरा की सिमेट्री भी बाई रेडियल होती है, और उनमें क्लीवेज में जो ब्लास्टुला बनेगा उसकी सिमेट्री भी बाई रेडियल होगी। ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसमें एक तो आ जाएंगे आपके इकाइनोडर्मेटा, एक आ जाएगा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा आते हैं, और एक इसमें आपके कॉर्डेट्स आते हैं। ठीक बच्चों, तो दूसरी जो पैटर्न क्लीवेज का हो गया वो बाई रेडियल हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा वो बाईलेटरल। अब बाईलेटरल बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके ट्यूनिकेटा में मिलता है, ट्यूनिकेट्स, जिसमें आपका यूरोकोर्डेटा के जो मेंबर हैं हमारे पास, हर्डमानिया वगैरह आता है ना बच्चों, उनमें ट्यूनिकेट्स, उनमें बाईलेटरल्स है। और फोर्थ जो है वो स्पाइरल है, स्पाइरल क्लीवेज।
नहीं जा रहा हूँ मैं डिटेल में, डायग्राम बना के नहीं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है। और लर्न भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको एक तो ये रेडियल क्लीवेज लर्न करना है और एक आपको ये स्पाइरल क्लीवेज लर्न करना है। और स्पाइरल क्लीवेज मिलेगी आपके एक तो दोनों हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथीज में इसी तरह की क्लीवेज है, दूसरी आपके एसके हेलमिंथीज में इसी तरह की क्लीवेज है, और एक आपके एनिलिडा में भी इसी तरह की क्लीवेज है। ठीक है बच्चों, तो बस ये इतना सा आप थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा, हर चीज़ डायग्राम बना के समझाने में, और डिटेल में जाने की भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। रेडियल क्लीवेज, बाई रेडियल क्लीवेज, बाईलेटरल जो है वो ट्यूनिकैट्स में है। अब ट्यूनिकैट्स यूरोगोर्डेटा बेसिकली आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में, पर आपको ये एक्सेप्शन हो गया, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है बच्चों, हाँ, अब एक जो अगला पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको डिस्कस करते हैं हम, और वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगेन टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट दो तरह की हो जाएगी। एक हो जाएगी डेटर्मिनेट, और एक हो जाएगी इनडेटर्मिनेट। जो डेटर्मिनेट है इसको हम मोज़ेक भी कहेंगे, और जो इनडेटर्मिनेट है इसको हम रेगुलेटरी भी कहेंगे, रेगुलेटरी क्लीवेज भी कहेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको समझा दूं पहले दोनों में क्या फ़र्क है। पहले बात करते हैं हम डेटर्मिनेट या मोज़ेक की। मान लीजिए बच्चों ये ज़ाइगोट है, बिल्कुल जो है गोल नहीं बना। अब देखो एक मैजिक दिखाता हूँ मैं आपको, ये गोल बन गया। तो देखो ये हमारा अभी ज़ाइगोट है, और ज़ाइगोट के बाद इसमें क्लीवेज डिवीजन हो गए, और क्लीवेज डिवीजन के बाद ये मान लीजिए एक मोरूला या ब्लास्टूला स्टेज आ गई है, और ये अलग अलग ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये ब्लास्टोमियर्स बन गए। अब डेटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, ध्यान रखना आप, डेटर्मिनेट या जो मोज़ेक है इसमें क्या होगा कि हर ब्लास्टोमियर का जो फेट है, मोटापा नहीं कह रहा हूँ मैं, भविष्य की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर जो है, फेट यानी फ्यूचर जो है वो स्ट्रिक्टली डिसाइडेड होता है, स्ट्रिक्टली डिसाइडेड है। यानी कि मान लीजिए ये जो येलो कलर का है इससे उसका सिर बनेगा, और इससे उसके हाथ बनेंगे, इससे हाथ बनेंगे, इससे एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, यूँ इस तरह से कि किस ब्लास्टोमियर से आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनेगा, कौन सा टिश्यू बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये फेट स्ट्रिक्टली डिसाइडेड होता है। और ऐसे में क्या होगा बच्चों कि मैं अगर इसका इतना पार्ट निकाल दूं, ये दो ब्लास्टोमियर यहाँ से हटा दूं, तो व्हाट विल हैपन, जो एम्ब्रियो बनेगा ना बच्चों, उस एम्ब्रियो में वो ऑर्गन, वो टिश्यू मिसिंग होगा, एब्सेंट होगा, जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन इन दो ब्लास्टोमियर से होना था, है ना। तो ये वो जो है बिल्कुल एबनॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा, उसमें वो दो स्ट्रक्चर मिसिंग होंगे। कौन से दो स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन इन दो रिमूव्ड ब्लास्टोमियर्स से बनना था, वो स्ट्रक्चर उसमें नहीं बनेंगे। आया समझ में आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लास्टोमियर्स का फेट है वो स्ट्रिक्टली डिसाइडेड होता है। इफ़ एनी ब्लास्टोमियर इज रिमूव्ड, the resulting embryo will not have the organs or tissue which was supposed to be formed from the removed blastomere, है ना। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख लेना, मैंने बोल लिया है, आप इस बात को समझ गए कि what will happen in that case of determinate cleavage, if we remove a blastomere at early stage, the resulting embryo will not have the organ or tissue which was supposed to be formed from the removed blastomeres. आया समझ में, आया आपको। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेटर्मिनेट क्लीवेज।
अब हम बात करते हैं, अच्छा डिटर्मिनेट क्लीवेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये ध्यान रख लेना कि जिनमें स्पाइरल क्लीवेज है उनमें सब में डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। स्पाइरल क्लीवेज के एग्जाम्पल अभी बताया मैंने ऊपर, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनिलिडा, है ना, इनमें सब में डिटर्मिनेट क्लीवेज होगी। इवन मोलस्का में भी डिटर्मिनेट क्लीवेज है। ऊपर मोलस्का का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मोलस्का में भी डिटर्मिनेट क्लीवेज होगी। और इवन एम्फीबिया और यूरो लिख लेते हैं, चलो जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, डिटर्मिनेट के एग्जाम्पल लिख लेते हैं किस किस में है। एक आपके निमेटोडा में हो जाएगा एस्केल्मिन्थेस में, एक आपके एनिलिडा में हो जाएगा एनिलिडा, इसके अलावा मोलस्का में, एम्फीबिया में भी, जबकि एम्फीबिया में जो है बच्चों रेडियल क्लीवेज है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना आपको। और एक हमारे एसिडिया, एसिडिया मतलब वही हर्डमानिया जिसमें हमारा यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, जिसमें अभी मैंने कौन सी वाली बताई, बाईलेटरल बताई, ये देखो ये बाईलेटरल ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेटा, इनमें भी जो है डिटर्मिनेट है। अब अपन बात करते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ह्यूमन में ऐसा ही होता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज ही है ह्यूमन में। तो जैसे देखो ये हमारे पास ये जाइगोट है, और जाइगोट के बाद ये मान लीजिए मोरूला स्टेज समथिंग कुछ आ गई है ना, ये मोरूला है। अच्छा फैट तो यहाँ पे भी डिसाइडेड है कि इससे मान लो सिर बनेगा, इससे दोनों हाथ बनेंगे, इससे ये बीच वाले से एब्डोमेन बनेगा, इधर ये कुछ पाँव बन जाएंगे, ये कुछ भी बन जाएगा, है ना। हर एक का फैट जो है, भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो डिसाइडेड है, पर स्ट्रिक्टली डिसाइडेड नहीं है। अब जैसे मैं समझाऊँ आपको कि इस वाले से हाथ बनना है, ठीक है, लेकिन मैंने मान लीजिए इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो व्हाट विल हैपन कि ये आसपास के जो ब्लास्टोमियर है वो चाहे कोई भी दूसरा जो भी उसका नेबरिंग होगा, इट विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द लॉस्ट ब्लास्टोमियर। आया समझ में कि जो ब्लास्टोमियर चला गया है, हट गया है वहाँ से, तो अब वो ऑर्गन बनेगा, कौन बनाएगा, जो भी नेबरिंग होगा, एक पास का कोई भी सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। यूँ नहीं कि वो पास वाली सेल जो है, मान लीजिए इससे हाथ बनाना था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि ये हमारे पास एक ब्लास्टोमियर ए है, इससे हाथ बनना है, और ये मेरे पास ब्लास्टोमियर बी है, इससे पाँव बनना है। तो अब मैंने ए ब्लास्टोमियर वहाँ से हटा दिया, तो बी जो होगा अब वो हाथ भी बनाएगा और पाँव भी बनाएगा, और हमारा जो एम्ब्रियो होगा रिजल्टिंग वो कंप्लीट होगा, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग नहीं होगा। आया बच्चों समझ में आप लोगों को? तो सी अब इसका एक मैं बड़ा ही मज़ेदार जो है एडवांटेज बताता हूँ आपको कि ह्यूमन में क्या होता है कि देखो जैसे ये एक क्लीवेज डिवीजन हुआ, कितने ब्लास्टोमियर बने, 2 बन गए। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सीखना, ह्यूमन का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। अब हमारे पास ये ब्लास्टोमियर ए बना और ब्लास्टोमियर बी बना, तो ये जो पोर्शन है इससे हमारी हाफ बॉडी बनेगी और इससे रिमेनिंग हाफ बनेगी, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमारे पास इंडिटर्मिनेट क्लीवेज है, हमारे पास फर्दर रेगुलेशन पॉसिबल है। हम जानते हैं कि यहाँ बाहर की तरफ एक जोना पेल्यूसिडा होती है जो इन दोनों को आपस में चिपका के रखेगी जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा तब तक। मान लीजिए किसी वजह से एक कट यहाँ लग गया है, थोड़ा सा जोना, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये हल्की फुल्की डैमेज हो गई, और हमारे ये जो दोनों ब्लास्टोमियर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, इससे हाफ बॉडी बननी थी, इससे भी हाफ बननी थी, लेकिन क्योंकि हमारी जो क्लीवेज है वो रेगुलेटरी है, इनडिटर्मिनेट टाइप की है, तो इस ब्लास्टोमियर से भी आपकी फुल एम्ब्रियो बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे भी फुल एम्ब्रियो बनेगा बच्चों। और क्योंकि और ये आपके बन जाएंगे आगे जाके 2 ट्विंस पैदा हो जाएंगे। आज ही किसी बच्चे ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, तो ये देख लीजिए आप, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्विंस कैसे पैदा हो गए। कि एक ही जाइगोट था, जाइगोट एक था, है ना, और उसमें पहला क्लीवेज डिवीजन हुआ, और पहले क्लीवेज डिवीजन के बाद में 2 ब्लास्टोमियर्स बने, और दोनों ब्लास्टोमियर्स जो हैं
वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ द डैमेज इनटू द जोना पेल्यूसिडा। तो अब वो जोना पेल्यूसिडा अभी भी है इनके, या इधर थोड़ा इनको कवर करके रखेगी इस तरह से। और अब ये जो हमारे पास दो ब्लास्टोमियर्स दोनों अलग हो गए और हर एक से सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वही जैसा मैं आपको बताया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इनर सेल मास और सब बनेगा। और ये दोनों जाके यूट्रस में जाके दो अलग अलग जगह पर इम्प्लांट हो जाएंगे, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, एक क्लीवेज डिवीजन हुआ था। क्लीवेज डिवीजन जो होते हैं वो माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, और माइटोसिस में हम ये जानते हैं कि जो दो डॉटर सेल्स बनेगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये और ये जो दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है, दोनों सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है। और ऐसे में ये जो ट्विंस पैदा होंगे ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ये अगर अगर इस फर्स्ट हमारा जो जाइगोट है इसमें 44 प्लस एक्स एक्स हैं, तो ये वाली सेल भी 44 प्लस एक्स एक्स होगी और ये वाली सेल भी 44 प्लस एक्स एक्स ही होगी डेफिनेटली। तो ये दोनों जो है गर्ल्स, दोनों फीमेल एम्ब्रियो बनेंगे, फीमेल बेबी बनेंगे। और अगर ये 44 एक्स वाई है तो फिर ये दोनों भी 44 एक्स वाई रहेंगे। और इस तरह से न सिर्फ इनका सेक्स सेम होगा बल्कि इनकी शक्ल सूरत सब कुछ मैच करेगी बिल्कुल। और ऐसे ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मैच करेगा। रिमेंबर वन थिंग कि इवन इनका डीएनए फिंगरप्रिंट जो होगा वो भी मैच करेगा। और ऐसे ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और अब हमारे ट्विंस बनना पॉसिबल क्यों हुआ? इसलिए पॉसिबल हुआ बच्चों कि हमें क्लीवेज किस तरह की है, हमें क्लीवेज इनडेटर्मिनेट टाइप की, यानी कि हमारे जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका फेट स्ट्रिक्टली डिसाइडेड तो है। मैंने पहले ही बोला कि आधा बॉडी इस ब्लास्टोमियर से बनेगा, आधा बॉडी दूसरे ब्लास्टोमियर से बनेगा। पर मान लिए दोनों को हमने सेपरेट कर दिया तो बाकी बची खुची बॉडी भी पूरी बनेगी। और ये इसलिए इस तरह से हमें दो ट्विंस बन जाएंगे। तो ये तो हुआ बच्चों एक तरह से ट्विंस जो हैं बनने का प्रोसीजर। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और तरह के जो ट्विंस होते हैं जिनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ये लगे हाथ में आपको बता ही देता हूँ, डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं बच्चों। तो ये मैं बता दूं कैसे बनते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। नीचे बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों कई बार क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं आपको हल्का सा इसका बता देता हूँ। ये यूट्रस हो गया और अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कोई खास बात नहीं। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक ओवम बनता है, पर कभी कभार एबनॉर्मली ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि एक ही ओवरी से दो ओवम बन जाए, या ये भी पॉसिबल होता है कि इसको हटा देता हूँ मैं, एक को हटा दिया मैंने, और इस इधर वाली ओवरी से भी एक ओवम बन गया। ठीक है, तो अब कितने हमारे पास ओवम हो गए? दो। ये एबनॉर्मली हो जाता है, कई बार पॉसिबल हो जिनमें ऐसा होता है। ठीक है, कोई बड़ी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी नहीं मानेंगे इसको, है ना। एबनॉर्मली हो गया कि दोनों ओवरी से एक ही साथ एक एक ओवम डेवलप हो गया। अब क्या हुआ? सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब सीमन या वेजाइना में डिपॉजिट होता है तो स्पर्म्स को थोड़ी पता है कि ओवम किधर है। आधे इधर जाएंगे स्पर्म्स और आधे इधर जाएंगे, है ना। इधर इसका भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इधर इसका भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बच्चों दो जाइगोट बनेंगे। अब ये यहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा मान लीजिए, और ये यहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा। अब एक साथ दो इम्प्लांटेशन हो गए और इन दोनों की डिलीवरी ऑब्वियसली एक साथ होगी। तो ऐसे जो ट्विंस होंगे हम इनको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। बच्चों इनकी शक्लों सूरत मैच नहीं करेगी। अच्छा, इनमें तो ये भी पॉसिबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक, ये तो एक्स था, एक तो हमेशा एक्स होते हैं, 22 प्लस एक्स, और ये भी 22 प्लस एक्स, है ना। और इधर से राइट साइड जो स्पर्म गया उसमें वाई क्रोमोसोम था और यहाँ से जो स्पर्म गया उसमें एक्स क्रोमोसोम था। तो ऐसे में ये वाला जो बेबी होगा
ये तो 44 प्लस XX, मतलब ये तो फीमेल बन जाएगा। और ये इधर वाला जो बेबी होगा ये 44 प्लस XY, यानी कि ये मेल बन जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है बच्चों कि एक मेल बन जाए एक फीमेल बन जाए। अच्छा, दोनों मेल भी बन सकते हैं और दोनों फीमेल्स भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा गया। दोनों स्पर्म्स एक्स वाले गए तो दोनों फीमेल्स बन जाएंगे, और दोनों स्पर्म्स वाई वाले पहुंचे और उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया तो फिर दोनों मेल बेबी हो जाएंगे। लेकिन दोनों मेल हो जाए, दोनों फीमेल हो जाए, एक मेल या एक फीमेल हो जाए, इनमें कुछ भी मैच नहीं करेगा बच्चों, इनका डीएनए मैच नहीं करेगा, इनकी शक्लें मैच नहीं करेगी। ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, दो जाइगोट बने हैं। ये जो हमारे नॉर्मल भाई बहन होते हैं ना, हम सिबलिंग्स, कि जैसे एक कपल है, उनके एक बच्चा हुआ, फिर उनके 4 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, अब ये दोनों भाई बहन है, उसी तरह के भाई बहन होंगे ये, है ना। बस फर्क इतना रहेगा कि एक 4 साल बाद पैदा होना चाहिए था, वो 4 साल बाद नहीं, साथ साथ ही पैदा हो गए दोनों ओवम एक साथ जो है फर्टिलाइज हो गए, दो जाइगोट बन गए और ये ट्विंस बन गए। और नॉर्मल जो सिबलिंग्स होते हैं उसमें एक महीने में एक बेबी के टाइम पर एक ही ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 4 साल बाद दूसरे ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, हुए तो दो ओवम ना, दो जाइगोट है, यहाँ पे भी दो जाइगोट है। शक्लें मैच नहीं करेगी, डीएनए मैच नहीं करेगा। लड़के होंगे कि लड़कियां होंगी तो ये तो डिपेंड करेगा, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती है, एक लड़का या एक लड़की भी हो सकती है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे ट्विंस को हम डाइजाइगोटिक ट्विंस या हम इनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। और अब फाइनली लास्ट एक और आपको मैं बता देता हूँ, एक तीसरी तरह के ट्विंस और होते हैं, कॉन्जॉइंड ट्विंस। कॉन्जॉइंड ट्विंस, कॉन्जॉइंड ट्विंस का केस ये रहेगा बच्चों कि जैसे ये जाइगोट है, ठीक है, और इससे ये मोरूला स्टेज तक आ गए हैं हम, और हम जानते हैं कि इसके चारों ओर एक जोना पेल्यूसिडा होती है, ठीक है। अब अगर किसी वजह से ये जोना पेल्यूसिडा डैमेज हो जाए, और डैमेज भी ऐसी हुई कि पूरी डैमेज नहीं हुई, कुछ पार्ट ही उसका डैमेज हुआ है, देखो ये कुछ पार्ट इस तरह से डैमेज हो गया, और हमारा ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ऊपर से तो ये ब्लास्टोमियर्स सेपरेट हो गए और नीचे से ये ब्लास्टोमियर्स सेपरेट नहीं हुए, तो हमारा आधा एम्ब्रियो ये इधर ऐसे चला गया, इधर ये स्प्लिट हो गया यहाँ पे। अब ऐसे में क्या होगा बच्चों कि ये कॉन्जॉइंट ट्विंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल इनके ये दोनों हेड बन जाएंगे, इससे अगर हेड बनना है और इससे भी हेड बनना है तो हेड तो बन जाएंगे, इनके सिर अलग अलग होंगे और बाकी पूरी बॉडी जो होगी वो एक साथ एक ही होगी, यानी उनके हाथ दो होंगे, उनके पाँव दो होंगे, उनका एलिमेंट्री कैनाल एक होगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स उनके एक होंगे, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, कई बार उल्टा भी हो सकता है, ये जो डैमेज हुआ है ये इधर से नीचे से डैमेज हो जाए, कि ये इस तरह से हो जाए, करेक्ट, और इसमें ये इधर के ब्लास्टोमियर्स तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ऊपर नीचे वाले ये ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। अब मान लीजिए इससे ट्रंक बनना था, तो फिर उनके बच्चों ये होगा कि सिर जो होगा वो तो एक रहेगा, है ना, हो सकता हाथ भी दो हो, लेकिन फिर नीचे से दो डिवाइड हो जाएं, कि एक तरफ दो पाँव हों और दूसरी तरफ दो पाँव और हो, ऐसे चिपके हुए जुड़वा हमने कई बार सुना भी होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा, टीवी में देखा भी होगा। तो इस तरह के जो बनते हैं ये बच्चों कॉन्जॉइंड ट्विंस होते हैं, ये इस तरह के चिपके हुए रहते हैं। अच्छा, ये कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, दोनों मेल होंगे। ओबियसली बच्चों ये तो एक ही एम्ब्रियो था, एक ही जाइगोट था, इसी की कुछ सेल्स के डिवाइड होने से हो गए, तो मान लो दो हेड बन भी गए तो वो दोनों हेड जो होंगे वो एक जैसे होंगे, है ना। और ये इस तरह से हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आज हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको 3 तरह के ट्विंस के बारे में पढ़ा दिया, बात निकली तो मैंने समझा दिया आपको ट्विंस कैसे बनते हैं, और इसके अलावा मैंने जो है आपको क्लीवेज के बारे में बता दिया है कि 2 तरह की क्लीवेज है, डेटर्मिनेट और इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट क्लीवेज के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे कोरोडेट्स, है ना, वो सभी में जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, पर्टिकुलरली वो एग्जाम्पल ये हो जाएंगे जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, रेडियल सिमेट्री से आप कंक्लूजन, भरोसा नहीं है आप लोगों का, कुछ भी निकाल लो। रेडियल सिमेट्री का मतलब जिनमें पैटर्न क्लीवेज रेडियल हो, है ना, हम क्योंकि हमारी सिमेट्री तो बच्चों बाईलेटरल होती है,
तो रेडियल क्लीवेज कर देता हूँ मैं उनमें, जिनमें रेडियल क्लीवेज हो। दैट्स इट। अब आज इतना ही करेंगे हम। थोड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।